गुड आफ्टरनून बच्चों। देखो बेटा, हम लोग ये साना साना हाथ जोड़ी मधु काकरिया द्वारा लिखित यात्रा वृतांत पढ़ रहे थे। और इस यात्रा वृतांत में हमने पढ़ा कि ये मतलब लायुंग में ठहरे हुए हैं और लायुंग में ये बर्फ देखने के लिए बाहर निकलती है कि वहाँ के किसी युवक ने मधु काकरिया को बताया कि मैडम आप यहाँ पोल्यूशन के चलते बर्फ नहीं मिलेगी, आप यहाँ से 500 फीट की ऊंचाई पर और जाइए, जिस जगह का नाम क्या था, कटाऊ। ध्यान आया आप लोगों को? हाँ, वहाँ कटाऊ जाओगे, वहाँ 100% आपको बर्फ मिलेगी। उसका कारण है क्योंकि वहाँ पर इंसान के चरण बहुत कम पड़े हैं और जहाँ इंसान नहीं है वहाँ पॉल्यूशन नहीं है। उसका कहना मतलब ये है, और ये सही भी है बेटा, कि इंसान जहाँ जहाँ भी गया है उसने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, उसे प्रदूषित किया है। तो हम लोग लायुंग की सुबह वहाँ तीस्ता नदी की जो लहरों में वो बैठी है, पत्थरों के ऊपर पानी में पैर डुबो रखे हैं, वो सारा एक बार याद कर लो आप, ठीक है ना, ये सब। अब उम्मीद आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाओ की ओर। उम्मीद किस चीज की? बर्फ देखने की, कि भाई कटाओ में तो शायद बर्फ मिलेगी। आवेश कटाओ जाने का, और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर मतलब जितेन नार्गे, उनकी जो फ्रेंड है मणि। हाँ, मणि 50 साल की थी और उसने कितना मस्ती से डांस किया था लायुंग में, वो एक कुटिया में ठहरे थे। ध्यान आया आप लोगों को? बिल्कुल। तो गोल गोल घेरा बनाकर नाचे थे। ध्यान करो एक बार, कल मैंने सारा बताया था आपको, भीतर का जितना विष था वो खत्म हो गया था, सब मस्त बिल्कुल तल्लीन हो गए थे मस्ती में। तो ये कटाऊ की तरफ जा रहे हैं सारे जने, जितने भी यात्री हैं। कटाऊ का रास्ता और भी खतरनाक था, रास्तों का वर्णन मैं पहले ही बता चुकी थी आपको। और उस पर धुंध और बारिश, मतलब रास्ता तो खतरनाक था, नीचे देखने पर बहुत गहरी गहरी घाटियां, गड्ढे, थोड़ी सी जीप इधर उधर हो जाए तो सब पाताल लोक में चले जाए। जितेन लगभग अंदाज से ही गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादल में। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप, खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। मतलब अब सारे अभी तो मस्ती में, देखो लायुंग की रात में इन्होंने बहुत मस्ती मारी, लेकिन अब ये चुपचाप क्यों है? ये जो बेटा कटाओ के जो खतरनाक रास्ते हैं जिनसे होकर ये जा रहे हैं, उन पर चलते सबको जान का डर था, जान जाने का डर था, इसीलिए सब चुप है। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप, खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। और उस पर बारिश भी हो रही थी, एक चूक और सब खल्लास। मतलब जितेन नार्गे की जीप थोड़ी इधर उधर हुई और सब पातालोक में पहुंच जाएंगे। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्तों पर संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाजों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। ये हम कर चुके थे कल। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मोट टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। मतलब ये अपने गंतव्य पर, जहाँ इनको जाना था वहां पर पहुंचने ही वाले हैं। धुंध वगैरह है वो खत्म हो गई, रास्ता साफ दिखाई देने लगा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड। कटाओ को हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड क्यों कहा गया? उसके प्राकृतिक परिवेश के कारण, वहां की सुंदरता के कारण, ठीक है, और वहां का स्वच्छ जो वातावरण है ना बेटा, उसी के कारण कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया। स्विट्जरलैंड बहुत सुंदर, स्वच्छ और प्रदूषण रहित जगह है, और कटाओ भी सेम ऐसा ही है, ठीक है ना। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी, उसने तुरंत प्रतिवाद किया, मतलब जवाब दिया। मणि है वो स्विट्जरलैंड की यात्रा कर चुकी थी, तो उसने जवाब दिया जब जितेन नार्गे ने कहा कि कटाओ तो भारत का स्विट्जरलैंड है। तो मणि ने क्या कहा, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं और न ही इतना सुंदर, बट स्विट्जरलैंड तो
ऊंचाई पर थोड़ी ना। और कह रही है वो इतना सुंदर नहीं, इसका मतलब कटाओ स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। हम कटाओ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। पाउडर मतलब जो सफेद थे ना बेटा, बर्फ से ढके हुए थे तो सफेद सफेद दिख रहे थे, तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों को पाउडर से ढका हुआ है। कहीं पाउडर बची रह गई हो, और मतलब जहाँ धूप थी वहां पर बर्फ पिघल चुकी थी, तो कहीं पर पाउडर छिड़का हो और कहीं पर नहीं छिड़का हो। होता है ना ऐसे, कई बार अपन बॉडी पे पाउडर छिड़केंगे तो कहीं पर रह जाती है ब्लैक ब्लैक। तो ब्लैक हरे कहाँ दिखाई दे रहे थे? जहां पर बर्फ धूप के कारण पिघल चुकी थी वहां पर पहाड़ ब्लैक और हरे दिखाई दे रहे थे, बाकी बर्फ से ढके हुए थे। सूरज के जो सामने वाला हिस्सा होगा उसकी बर्फ पिघल चुकी होगी पहाड़ की। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताजा बर्फ है, लगता है रात में ही गिरी है ये बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह। साबुन के झाग की तरह क्या? पहाड़ बर्फ से ढके हुए, सब और गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मतलब जितेन तो इसको वहां से उठा के लाया था ना जबरदस्ती, जब ये तीस्ता नदी की वहां बैठी थी। मैडम यही देखती रहोगी तो आगे की सुंदरता को कब देखी होगी? इसका मतलब ये जगह और भी सुंदर है। तो जितेन चस्की ले रहा है कि कैसा लग रहा है। मैंने जवाब दिया, राम रोचो। सिक्किमी भाषा में जवाब दिया, राम रोचो को मतलब बहुत अच्छा। वह उछल पड़ा, अरे ये नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अब जितेन है वो गड़बड़ा गया। सिक्किम में नेपाली बोली भी बोली जाती है ना बेटा, अरे ये नेपाली बोली कहाँ से सीखी है? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी। देखो बेटा, हम विदेश में जाते हैं और विदेश में कोई जब हमारी भाषा बोलने वाला मिल जाता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। इसी तरीके से जब जितेन को ये पता लगा कि नेपाली भाषा भी जानती है लेखिका मधु काकरिया, तो वह उछल पड़ा। अपनी भाषा के गर्व से उछला था वो। इसका मतलब वो अपनी मातृभूमि से, अपनी मातृभाषा से प्रेम करता है। गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। महीन महीन मोती मतलब बारीक बारीक मोतियों के रूप में बर्फ गिरने लगी और लेखिका की इच्छा पूर्ति हो गई। लेखिका की मेन इच्छा क्या थी? मुख्य इच्छा तो यही थी कि गिरती हुई बर्फ को देखे वो। आगे देखो, तिमरो माया सेंधे मलाई सताऊच, मतलब तुम्हारा प्यार मुझे हमेशा रुलाता है। और ये प्यार किसका है? प्रकृति का। जब वो जैसा लेखिका ने चाहा और प्रकृति ने उसको वैसा ही दे दिया, तो भाई जो हम चाहते हैं और भगवान वो का वो चीज हमें दे दे तो खुशी के आंसू तो आ ही जाते हैं ना। हाँ, चहु और बिखरी है बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह, मतलब प्रेम के गीत, रोमांटिक गीत गाने लग गया जितेन नार्गे गिरती हुई बर्फ के साथ साथ। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे हुए थे। बर्फ पर फोटोग्राफी हो रही है बेटा, उसका जिक्र किया गया है। आगे, मेरे पांव झनझन करने लगे थे। क्यों भाई? ठंड थी ना, बर्फ के ऊपर पैर रखेंगे तो पांव झंझनाहट तो होगी। तो लेखिका कह रही है मेरे, ये मेरे शब्द किसके लिए है? कि मेरे शब्द लेखिका मधु काकरिया के लिए है। मेरे पांव झंझन करने लगे थे पर मन वृंदावन हो रहा था, मतलब नाचने को हो रहा था। इतनी खुशी समाई हुई थी गिरती हुई बर्फ को देखकर कि वो नाचने को थी। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर कर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। अब लेखिका बर्फ पर उछलना कूदना चाहती थी, तो लेकिन क्या बात, उसके पास बर्फ में जो जूते पहनते ना वो नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। भाई अब वहाँ कोई दुकान वगैरह थोड़ी थी, टूरिस्ट स्पॉट तो था नहीं कटाओ, इसलिए वहाँ कोई दुकान नहीं थी। दुकान नहीं थी तो कहाँ से जूते खरीदे?
इस कारण यहाँ जांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं। खैर, दनादन फोटो खिंचवानों की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी। देखो बेटा, वो सारे सुंदर जितना भी प्राकृतिक परिवेश था, प्रकृति की जो सुंदरता थी, उसको अपने हृदय में समेट कर रखना चाहती थी। इसीलिए लेखिका का मन फोटोग्राफी में नहीं था। इस टाइप का भी प्रश्न बना सकते हैं। धनाधन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में, महानगर मतलब सिटी में ये रहती थी, डार्क मतलब वहां पर तो ब्लैक ब्लैक कमरे ही होते हैं बेटा, इतनी सुंदरता और स्वच्छता कहाँ मिलेगी महानगरों के कमरों में। तो कह रही है कि मैं इसीलिए उस सुंदरता को अपने मन में समेटना चाहती थी, ताकि जब मैं शहर जाऊं तो वहां के जो काले काले रूम है ना, उस रूम में इसे फिर देख सकूं, मतलब इस सीन को याद कर सकूं, मेमोरी में ला सकूं वापस। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। अब लेखिका को समझ में आया कि ऋषि मुनि जो बड़े बड़े वेद शास्त्रों की रचना कर गए ना, वो प्रकृति के इस सुंदर आंचल में बैठकर ही करके गए हैं। अदरवाइज महानगरों जैसी सभ्यता संस्कृति होती ना, तो वो इस टाइप के ग्रंथ कभी ना रच कर जाते। जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखी रहे का महामंत्र पाया होगा। कहाँ पाया होगा? इस प्रकृति की सुंदरता के बीच, जो लेखिका एट प्रेजेंट देख रही है। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा ही बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। मतलब इतना प्राकृतिक सौंदर्य फैला हुआ है चारों तरफ हिमालय की वादियों में कि कितने से बड़ा पापी ही क्यों ना हो, वो उसके अंदर भी दया भाव पैदा हो जाए इस सुंदरता को देखकर। तो जितने ऋषि मुनि महात्मा ये जितने भी हुए हैं ना, जिन्होंने वेदों पुराणों की रचना की है, वो प्रकृति की गोद में बैठकर इसीलिए की है। ये लेखिका सोच रही है। और तभी दिमाग में कूंदा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए, ये मिल्टन बेटा अंग्रेजी का एक पोइट है, मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता है। ये ईव कोई जगह है, प्राकृतिक जगह, तो उस प्राकृतिक जगह की सुंदरता को देखकर शैतान भी ठगा सा रह जाता था और दूसरों का मंगल करने की वृत्ति का मतलब विचारधारा, दृष्टिकोण भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? कौन सी कविता? ईव से रिलेटेड, जो प्रकृति से रिलेटेड कविता थी वो। पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ है। हिमशिखर जल स्तंभ कैसे बटी? हिमशिखर भाई पर्वतों की जो चोटियां हैं वो बर्फ से लदी रहती है, बर्फ से ढकी रहती है। अब देखो, सर्दियों में तो ये इकट्ठा करते हैं बर्फ को, और जब गर्मियों में सारी धरती तपती रहती है तेज धूप से, तो उसको पिघला पिघला कर धरती माता की प्यास बुझाने के लिए दे देते हैं उस जल को। तो मणि कह रही, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, प्रकृति दोनों हाथों लुटाती है कैसे? तो ये सब यहीं से आंसर निकलेगा। पर मणि उस समय किसी दूसरे सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल इकट्ठा कर लेती है, संग्रह करना मतलब बेटा इकट्ठा करना, तो इकट्ठा कर लेती है। और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है ना, तो ये ही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जल धारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। तरावट पहुंचाती है मतलब गीला करती है, प्यास बुझाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। यहाँ से प्रश्न बनेगा बहुत अच्छा, प्रकृति अपने जल संचय की व्यवस्था कैसे करती है? सर्दियों में बर्फ के रूप में पानी को इकट्ठा करना, ठीक है, गर्मियों में तपती धरती की प्यास बुझाना, ठीक है, फसलों को पानी देना, और ये सब नदियों के रूप में, नहरों के रूप में ये पानी निकल पड़ता है गर्मियों में, तो खेती की जाती है, लोगों की प्यास बुझती है, खाना वगैरह मतलब इसी से फसल वगैरह इसी से सींची जाती है, लोगों की आजीविका चलती है, और इस प्रकार जीवन सुलभ बनता है। ठीक है, ये मणि ये प्रकृति में जल संचय की व्यवस्था का वर्णन कौन कर रही है? मणि कौन है?
लेखिका मधु काकरिया की फ्रेंड। आगे देखिए, लेखी ने मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। अभिभूत मतलब द्रवित होकर एक तरह से माथा नवाया, प्रकृति को प्रणाम किया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, इन हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर है, स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। मतलब अब वो जो गरीब औरतें थी ना, जो अपनी आजीविका के लिए पहाड़ तोड़ रही थी, उनका ख्याल आ गया सुंदरता को याद करते करते। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा ये सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां। अब वहां पर बेटा वो हो गई क्या बोलते हैं, बॉर्डर, नेपाल चीन ये बॉर्डर शुरू हो गया, और वहां बॉर्डर पर भारतीय जो सेना है वो तैनात है। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। अब देखो इतनी कड़कड़ाती ठंड में हमारे फौजी भाई इस प्रकार हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं। वही बात आएगी, और यहाँ से भी बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा बेटा ये, ठीक है। तो ये एक फौजी से पूछ रही है, कौन, मधु काकरिया एक फौजी से पूछ रही है, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी ना। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। भाई घर परिवार की याद किसको नहीं आती, सबको आती है, लेकिन वो कितना अच्छा जवाब देता है वो फौजी भाई, देखना। आप चैन की नींद सो सके ना मैडम, इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फेरी भेटूला, फेरी भेटूला मतलब फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। किससे कही, उस फौजी से, जो फौजी छावनी में फौजी ड्यूटी कर रहे थे ना अपनी, उनसे कहकर कि हम फिर मिलेंगे। जितेन आगे चल दिया। थोड़ी देर बाद ही फिर देखिए एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो, मतलब हम हमारा आज दे रहे हैं तुम्हारे कल के लिए, हम हमारा आज बलिदान कर रहे हैं तुम्हारे कल के लिए। कितनी अच्छी बात है। देखो मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ख्याल ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी, बैसाख कहें तो गर्मी का मौसम, बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे। हमारे ये जवान पौष और माघ कहें तो बेटा दिसंबर जनवरी, ठीक है ना। तो मतलब हम तो गर्मियों में गए थे, और गर्मियों में हम ठिठुरने लग गए थे उस बर्फ में। तो हमारे जो नौजवान भाई हैं जो सीमा पर तैनात हैं, वो दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने में, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, वहां पर तैनात रहते हैं। और जिन संकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर से हमारे प्राण कांप उठते हैं ना, उन रास्तों को बनाने में न जाने कितनों ने अपने जीवन मियाद के पूर्व ही खत्म कर दिए हैं। मतलब मियाद मतलब जो जीने की फिक्स टाइम होता है ना, उससे पहले ही जो मर गए हैं। किसको बनाने में, पहाड़ी खतरनाक रास्तों को बनाने में। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर, मतलब लायुंग आए, लायुंग से युमथांग, युमथांग से गंगटोक, और गंगटोक से सिक्किम होते हुए अपनी जगह युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था, ढेर प्रियुता और रुडोडेंड्रो के फूल। युमथांग में इन्होंने कौन कौन से पेड़ देखे, प्रियुता, वो तब तो फूल देखे थे, अब प्रियुता और रुडोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि वो मौसम आएगा बरसात का, और बरसात का मौसम आएगा तो बेटा घाटियां फूलों से लदबदा जाएंगी। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। युमथांग आ रहे हैं ना, तो रास्ते चौड़े हो गए, खतरा टल गया। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। कौन अपने बाल बच्चों के साथ दिखे, कोई जेंट्स नहीं थे बेटा, ये बंदर थे।
बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख बिचौली दिखाती, पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। निराश क्यों हुए? बर्फ के पहाड़ नहीं थे ना यहाँ पर। अब ये जिन्होंने अपनी आंखों से बर्फ गिरती देख ली हो, उनको सूखा एरिया कैसे सुहाएगा? तो वही बात बता रही है। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचोली दिखाती, पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब यूमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाओं के हिम शिखरों को देखने के बाद यूमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। यहाँ से भी प्रश्न आएगा बेटा, मंजिल पर पहुंच जाते हैं ना तब इतनी खुशी नहीं होती। हम जो चाहते हैं वो मिल जाता है ना, उस टाइम उतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी हम उस चीज को पाने के लिए प्रयत्न करते हैं ना तब होती है। आगे देखो, बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है यहाँ से भी। नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था, मतलब जब इंडिया में नहीं मिला था सिक्किम, तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फैला फूला था